गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो है चंद्रकांत बराला, जो वीडियो में सिलेक्ट होकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। उनसे जानेंगे उनकी पूरी जर्नी, सफलता की कहानी। तो स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़े मोटिव्स में। स्वागत है मैम आपका। जी थैंक यू। हाँ, तो मैम आपका जो सबसे परिचय है वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी मेरा नाम चंद्रकांता बराला है। मेरे पिताजी का नाम ताराचंद बराला है और मैं कचौलिया चोमू की निवासी हूँ। हाँ, तो मैम आपने जैसे अपना परिचय बताया, मैम आपका जो शुरुआती एजुकेशन करियर है वो कैसा रहा? जी सर, शुरुआत सर मैंने अपना जो 10th तक का स्कूल था वो सर अपने घर के पास में ही स्कूल था, न्यू एस के पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से मैंने 10th की। उसके बाद में टारगेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 12th पास किया और उसके बाद मैंने जो अपना बीए किया है वो महारानी कॉलेज जयपुर से किया है। हाँ, तो मैम आपके बीए में क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके? जी सर, मेरे पास बीए में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री था। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री। तो मैम आपके जैसे काफ़ी कॉलेज भी करते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो आपने ये स्टडी का प्लान कैसे किया कि कॉलेज के साथ में किया या बाद में किया आपने? जी सर, एक बार जब स्कूल टाइम में हमारे स्कूल में एक गेस्ट आए थे, वो सर कलेक्टर थे। तो सर उस दिन से मुझे ऐसे लगा कि हाँ, मुझे उस टाइम कलेक्टर का पता नहीं था कि वो क्या होते हैं क्या नहीं होते, बट उनकी जो जर्नी सुनी वो सर, मैं उस टाइम 6th क्लास में थी। तो उस दिन से मुझे ऐसे हुआ कि मुझे कलेक्टर बनना है। फिर जब तक मैं 10th तक मैं आई तो फिर थोड़ा थोड़ा पता चला कि 10th के बाद में आपको 11th 12th में आर्ट्स लेना पड़ता है इसके लिए। फिर उसके बाद मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट की तरफ मैंने मूव किया। फिर धीरे धीरे सर जानकारी होती गई कि उसके लिए आपको आर्ट्स में ऐसे पढ़ना है ये, तो मैंने उसी तरीके के सब्जेक्ट चूज किए। पहले मेरे पास पॉलिटी था, फिर उसके बाद में मैंने हिस्ट्री लिया, चेंज कर दिया क्योंकि मेरे को महारानी कॉलेज में पॉलिटी मिली नहीं। तो उसी तरीके से फिर सर मैंने उसी टाइम कॉलेज के साथ में ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, उसी दिशा में कि हाँ मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। हाँ, तो मैम जैसे काफ़ी जो स्टूडेंट है वो तैयारी के लिए जैसे कोचिंग का सहारा लेते हैं, कोई सेल्फ स्टडी करता है, तो आपने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी किया था आपने? जी सर, एक्चुअली मेरी फैमिली में सर पहले से कोई इतना पढ़ा लिखा है नहीं, सबकी नॉर्मल। मेरे अंकल वगैरह की, मेरे फादर से 10th पास है और जो मेरे अंकल वगैरह है वो भी सर उन्होंने नॉर्मल अपनी स्टडीज़ करी है कॉलेज। तो सर मेरे को पहली बात तो कोई गाइड करने वाला था नहीं। तो मैंने एक बार सोच तो लिया कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है, लेकिन मेरे को वो सही गाइडेंस नहीं मिली। तो कॉलेज के साथ में मैंने अपनी तैयारी करती रही जैसे मैं स्कूल टाइम में पढ़ती थी, बट मुझे इतना नहीं पता था कि कंपटीशन एग्जाम के लिए क्या पढ़ते हैं और उनको कैसे पास किया जाता है। तो मेरी जो भी सब्जेक्ट थी, जो भी बुक्स थी, मैं उनको कंटिन्यू पढ़ती रही। तो मेरे परसेंटेज काफ़ी अच्छे बने, मेरे एग्रीगेट परसेंटेज थे 73%। फिर उसके बाद में मुझे पता चला कि इसके लिए आरएस बनने के लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर फिर मैं जयपुर मूव हुई, अब मेरा 2015 में, और मैंने आरएस की कोचिंग ली। वहाँ से सर मैंने 4 मंथ का एक कोर्स किया, लेकिन सर वो 4 मंथ का कोर्स करने के बाद में मुझे एक्चुअल में समझ में आ गया कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। उसके बाद में सर फिर मैंने, कोई मेरे एक सीनियर थे जानकार, उन्होंने मेरे को बोला कि गुड़िया ऐसे काम होगा नहीं। उन्होंने मेरे को किसी और एक आरएस अधिकारी थे जिन्होंने, रतन बिश्नोई सर, जिन्होंने अपनी उनकी खुद की कोचिंग थी, तो उन्होंने मेरे को उनसे मिलवाया, रतन बिश्नोई सर से। वहाँ से सर मैंने 1 साल मैंने उनकी क्लास करी। तो वहाँ से बुक्स से ज़्यादा मेरे को जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें थी ना, वो मेरे को सारी चीज़ें उनसे पता चली कि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना। वो चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी 1 साल में। उसके बाद में सर फिर मैंने सेल्फ स्टडी करी। तो मैंने बताया कि जैसे कि सिलेबस तो सब पढ़ते हैं, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपको पता चल जाए तो आपकी सफलता निश्चित हो सकती है। तो मैम जैसे ग्राम विकास अधिकारी का आपने फॉर्म लगाया, तो इसकी तैयारी के लिए ऐसे कहा जाता है कि जो मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं काफ़ी मुश्किल माने जाते हैं आजकल नॉर्मल के लिए, तो उनके लिए क्या प्लान, कैसे उनकी तैयारी की मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपने? जी एक्चुअली सर मेरी जर्नी 2016 में शुरू हो गई थी, लेकिन मेरा मेन मोटिव था आरएस का। तो सर मैंने पहला प्री दिया 2018 मेंस प्री आरएस का। तो सर उस टाइम मैंने मेंस लिखा उसमें, तो तब तक भी मैंने सेल्फ स्टडी करके वो चीज़ करी, मैंने मेंस लिखा, बट मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ नहीं। और मेरे घर वालों को भी यही था कि हाँ जब ये आरएस की तरफ जा रही है, तो उस तक सर मेरे घर वालों की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं था, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी और मुझे भी ऐसे था नहीं कि अपने को और किसी तरफ जाना है। तो मैंने किसी एग्ज़ाम का कोई फॉर्म नहीं लगाया। फिर जब मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, उसके बाद में सर जो 2019-20 का जो फेज़ आया, उस टाइम सर फाइनेंशियल दिक्कत हुई थोड़ी घर पे। फिर मुझे ऐसे लगा कि अभी आगे मैं जयपुर में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे उस टाइम सर वो एक क्लिक हुई एक चीज़ की अपने को गवर्नमेंट जॉब तो लेनी है। उसके बाद में सर फिर मैंने पटवारी का फॉर्म लगाया एक, और सेकंड फॉर्म लगाया मैंने ये वीडियो का, उसी टाइम ये फॉर्म निकले थे। तो पटवारी में सर 90 मार्क्स थे रीजनिंग और मैथ। वो सर मैं बीए से हूँ, मेरा आर्ट्स सब्जेक्ट रहा है, तो सर मैथ का तो आपको बिल्कुल ही नहीं आता। आप, मैंने सिर्फ 10th तक पढ़ी है, 10th तक मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, 99 मार्क्स है मेरे 10th में मैथ में। बट वो बीच में जब आप पढ़ाई छोड़ देते हो ना, तो फिर आप वापस वहाँ से उठ के आप 100 तक नहीं पहुँच सकते। फिर सर उसके बाद में फिर मैंने दोबारा 2021 का सर मेंस दिया,
आरएस का फिर से वापस फॉर्म आ गया, मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा मेंस फिर से वो उसकी डेट आ गई। तो उसी के बीच में सर वो वीडियो का फॉर्म लगा हुआ था मेरा, और उसकी डेट थी 27 दिसंबर। तो मेरा वीडियो की तरफ जाने का सर 1% पे ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ऐसे था कि अब की बार तो अपना सेकंड अटेम्प्ट है आरएस का और अपना ईजिली हो जाएगा। लेकिन सर घर वालों को भी एक ऐसे था कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो मैं उनकी खुशी के लिए मैं जाके, मेरा जयपुरी सेंटर था, मैं जाके प्री एग्ज़ाम दे आई वीडियो का, और प्री एग्ज़ाम मेरा पास हो गया। उसके बाद में फिर मेरा आरएस का मेंस था मार्च में, 20 मार्च। तो मार्च तक मैं वो सारा अपना पढ़ती रही। 20 मार्च के बाद में सर मेरे पास फिर टाइम मिला कि जुलाई में एग्ज़ाम था, 9 जुलाई को। तो अप्रैल, मई और जून, ये 3 मंथ थे। तो सर फिर 3 मंथ में सर मैंने तैयारी करी उसकी, क्योंकि मेरे लिए सर अलग सब्जेक्ट था सिर्फ मैथ, और मैंने सारी चीज़ें पढ़ रखी थी ऑलरेडी। तो मैथ पे सर फिर मैंने 3 महीने काम किया। मैम ऐसे सुना जाता है कि जो करंट अफेयर्स आते हैं, जो समसामयिक जिसको बोलते हैं, उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इनके लिए कैसे तैयारी की आपने करंट अफेयर्स क्लासेस के लिए? जी, करंट अफेयर्स के लिए सर ऐसा है, अगर आप पूरे साल का एक साथ पढ़ोगे तो सर वो कवर नहीं होती। तो मैं सर इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ती थी डेली बेसिस पे, और सर ऑनलाइन मैंने 2-3 चैनल जो यूपीएससी की जो तैयारी करवाते हैं और जो आरएस के लिए जो पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, मैं सर वहाँ से डेली 1 घंटे की क्लास लेती थी। जैसे अंकित अवस्थी सर है, मैं उनकी क्लास सर डेली 2-3 साल से फॉलो कर रही हूँ। तो सर मैंने वही क्लास कंटिन्यू रखी। उसके अलावा एक राजस्थान का करंट पढ़ने के लिए मोमल मैगजीन आती है, हर 1 महीने 2 महीने से राजस्थान मोमल मैगजीन आती है सर, मैंने वहाँ से पढ़ी। तो उनसे सर मेरे करंट के सारे क्वेश्चन लगभग ठीक हुए। वहाँ से कर दिया जी सर। तो मैम जब आप तैयारी करते थे तो ऐसे कौन कौन सी ऑब्स्टिकल आती थी, परेशानी, जो आपको जैसे डिमोटिवेट हो गए, कभी आपको लगा आप कैसे पढ़ें, तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते थे आप? जी सर, ऐसे तो इतनी लंबी जर्नी हो गई 2016 से, ये वाली ऐसी चीज़ें तो बहुत बार आई है। कभी ऐसे लगता था कि नहीं अपने से नहीं होगा, ये जब इतने साल में नहीं हुआ तो अब नहीं होगा, तो अपने को ये पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। लेकिन सर जब एक ये गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी है ना सर, एक चक्रव्यूह है, आप इसमें चले गए ना तो आप इसमें से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं होता। आपने अपने इतने साल दे दिए जीवन के, तो आप सेकंड क्या करोगे? तो सर वो ही थी कि नहीं, मेरे को हार तो नहीं माननी, और मेन बात ये थी, मैंने कहा बिना जॉब लगे तो घर नहीं जाना है जयपुर से। तो सर बस एक यही चीज़ थी कि नहीं, मैं डटी रही लास्ट मोमेंट तक, और लास्ट में ये आपके आज मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। और मैम जैसे आपका जो फैमिली है, आपका परिवार का सपोर्ट कैसा रहा आपके प्रति, आपकी पढ़ाई को लेके, आर्थिक समस्या, ये सब कैसे हुआ? जी सर, फाइनेंशियल कंडीशन तो सर पहले ठीक थी, बट वो सभी की सर मिडिल क्लास फैमिली है तो ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन सर जो इमोशनली सपोर्ट है ना, वो मेरे मम्मी पापा ने कभी डाउन नहीं होने देना। उनका हमेशा से ये था कि हाँ ये सही कर रही है ना, सही डायरेक्शन में जो भी चीज़ें कर रही है ना, तो हाँ आज नहीं तो कल, लेकिन हाँ इसको सफलता जरूर मिलेगी। तो उन्होंने कभी ऐसे मेरे को हार नहीं मानने दी, हमेशा यही बोलते कोई बात नहीं बेटा, इस बार मेंस नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा अब की बार हो जाएगा, अब की बार और अच्छे से पढ़ो। उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया। पढ़ाई करते हैं, हमेशा रहते हैं तो स्ट्रेस भी आता है, बोरिंग भी लगता है, तो मेडिटेशन वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, इनका क्या आपका यह रहा, या फिर आप बिना मेडिटेशन के योगा के कुछ रहे? एक्चुअली सर ये वाली चीज़ें तो ऐसी थी, शुरू में तो इतना कोई स्ट्रेस था नहीं 2-3 साल तक। फिर जब बाद में ऐसा लगा, थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कतें भी आई, 2018-19 की बात है, तो सर फिर मैंने पार्ट टाइम वर्क शुरू किया। मैं किसी एक कोचिंग है, क्लियर विजन कोचिंग, निदेशक है लोकेश चौधरी सर। तो सर मैं वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज होती है पटवारी की, वीडियो की, मैं वहाँ पे सर वो काम करती थी, मैं वो बनाती थी। तो उसी के साथ मेरी पढ़ाई 3-4 घंटे में जाके आती थी। मेरा खर्चा मैं खुद वहाँ पे कि जयपुर सर्वाइव कर सकूँ इतना मैं अर्न कर लेती हूँ वहाँ से। और वो चीज़ें फिर एग्जाम तक सर मेरी चलती रही। तो सर वो मोटिवेशन वहीं से मिल जाता था कि अगर ये काम या तो आप पढ़ लो और लग जाओ, तो इन सारे कामों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर नहीं लगे तो ये सारी जिंदगी आपको पेपर ही बनाते रहोगे और आप इसी साइकिल में घूमते रहोगे। तो सर सबसे बड़ा मोटिवेशन और मेरा स्ट्रेस बस्ट तो सर वहीं हो जाता था। तो मैम जैसे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी क्या आग लगी आपके कि आपको लग रहा है कि मुझे जॉब लगना ही है, इससे किसी का कुछ नहीं हो सकता, कि आपको ये सब क्यों चाहिए था, सरकारी जॉब या फिर आरएस बनना, ये सब क्यों है आपको चाहिए था? सर एक्चुअली चीज़ है सर, अपन मिडिल क्लास से आते हैं, तो सर यहाँ पे जैसे मेरे घर में सर कोई भी सरकारी नौकर नहीं है, मतलब किसी ने ये वाले फील्ड में कोई गया ही नहीं। तो सर एक ये था, मैं शुरू से पढ़ने में भी ठीक थी, मेरा हमेशा से यही था कि नहीं मेरे को कुछ अलग करना है, मेरे को शादी करके घर पे नहीं बैठना, ये तो मेरा शुरू से क्लियर था। और वो सर वो होते हैं ना वो थोड़ा फेमिनिज्म वाले, वो सर मैं बचपन से ही थी, मतलब कि हमेशा मेरे ऐसे ही क्वेश्चन होते थे, औरतें घूंघट क्यों निकालती है, ये वाली चीज़ें मेरे हमेशा से ही थी। तो मेरे को ये था कि भाई अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो शादी करके घर पे बैठना, चूल्हा चौका करना है। तो ये चीज़ मेरे हमेशा से थी, मेरे को ये चीज़ें नहीं करनी। अब ये चीज़ें नहीं करनी तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है सरकारी नौकरी। आप नौकर रहोगे, आप सरकारी नौकरी करोगे तो आपको कोई दबा नहीं सकता। और कल को ऐसी कोई भी चीज़ें होगी ना, तो आप खुद पे अगर खड़े हो, खुद के पैरों पे खड़े हो ना, तो सर आप सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो। तो ये चीज़ ही थी एक जिसने क्लिक करी कि हाँ मेरे को ये वाली चीज़ करनी है।
और मैम जब आपका वीडियो का रिजल्ट आया, आपका नंबर पास हो गया, तो उस दिन की जर्नी बताइए, किसने आपको कॉल किया, कैसे आपको पता चला, परिवार में लोग कितने खुश थे, आप कितने खुश हुए? जी सर, उस दिन सर जैसे हमारा एक पूरा सर्कल बना हुआ है, जितने भी दोस्त तैयारी करने वाले थे, तो सर उसमें सबसे पहले एक मेरा दोस्त है, उसका फ़ोन आया। तो उसने मेरे को बताया, मुझे पता था कि रिजल्ट आने वाला है। उस दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया, रिजल्ट आ गया। मैंने उसको कट ऑफ पूछी, मुझे मार्क्स पता थे। मैंने कहा सर आप कट ऑफ बताइए कितने नंबर है। तो उन्होंने बोला कि 114 कट ऑफ गई है, तो आपका तो हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। लेकिन वो भरोसा नहीं हुआ सर, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 बार मैं फेल हो चुकी थी, जिसमें मेरे को बहुत उम्मीदें थी, और वीडियो से मेरे को इतनी उम्मीदें थी नहीं। फिर मैंने कहा सर मैं आपको थोड़ी देर बाद में कॉल करती हूँ। फिर मैंने वो पीडीएफ डाउनलोड करी, पीडीएफ देखी, उसमें मैंने अपने रोल नंबर सर्च किए। वहाँ पे जब रोल नंबर देखे ना सर, सबसे पहले मेरी आंखों में आंसू थे। रोल नंबर देखते ही मैंने सबसे पहले अपने पापा को फ़ोन किया। पापा को फ़ोन करते मैंने कहा पापा मेरा हो गया। फिर पापा भी मतलब बहुत खुश थे। फिर मैंने घर पे मम्मी को फ़ोन किया, घर पे सब खुश थे, मासी अंकल सब बहुत खुश हुए सर, क्योंकि घर में अगर पहली सरकारी नौकरी है ना, तो सबको वो बहुत खुशी होती है। और जो मेरे छोटे भाई बहन हैं वो भी बहुत मोटिवेट हुए कि अगर दीदी लग सकती है तो हाँ अपन भी बहुत अच्छा कर लेंगे अपनी लाइफ में। और मैम जैसे आपने काफ़ी बार फेलियर को भी फेस किया है, असफल भी है, तो असफलता से आप क्या सीख रहे हो, क्या सीखे आप कि असफल होना जरूरी क्यों है, इंसान के लिए असफलता जरूरी क्यों है? जी सर, जब तक अपन असफल नहीं होते ना, तब तक अपने को सफलता का जो स्वाद होता है ना, वो कभी नहीं मिलेगा। अगर आपने पहला एग्जाम दिया और आप उसी में पास हो गए ना, तो वो जो चीज़ होती है ना, वो जो फील होता है, जो मैंने इतने साल बाद में मैंने फील किया, वो सर कभी नहीं मिल सकता। और अब मुझे आज इस वीडियो जॉब की सर वैल्यू है, कद्र है, कि भाई कोई भी जॉब छोटा नहीं होता। मैंने बड़ी मेहनत से ली है ये जॉब। हाँ, और जिनको इजीली मिल जाते ना, वो सर जॉब की कद्र नहीं करते। ये सबसे मुझे लगता है कि सबसे डिफरेंट है ये पॉइंट। और मैम जैसे आपने बताया कि फ्यूचर में आपका आरएस बनने का है, तो उसके लिए अभी क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आगे के लिए जैसे प्लान क्या बनाया आपने, इसके लिए स्ट्रेटजी क्या बनाई है? जी सर, मैंने 2 बार आरएस मेंस दे दिया और मैं 2 बार इंटरव्यू कॉल मेरा हो नहीं पाया। तो उससे सर मुझे मतलब कि आप जब तैयारी करते हो, आपको खुद को फिर आपकी कमियां पता चल जाती है धीरे धीरे। सेकंड अटेम्प्ट में तो मेरी ये चीज़ें थी कि मेरे को थोड़ा स्ट्रेस भी थी, सारी चीज़ें थी। तो सर अब जितनी भी कमियां हैं, मैं टेस्ट सीरीज जैसे अभी एक बार ये सेटल हो जाऊँ, मेरी ज्वाइनिंग है, उसके बाद मैं थोड़ा सा सेटल हो गया सर, मैं टेस्ट सीरीज शुरू करूँगी मेंस की। क्योंकि प्री बहुत ईजी होता है पेपर पास करना, बट यहाँ पे मेन दिक्कत आती है मेंस में। मेंस में आपके जितने ज़्यादा नंबर होंगे, उतना आप इंटरव्यूज पे डिपेंड नहीं रहोगे, उतनी कम डिपेंडेंसी हो जाएगी आपकी इंटरव्यू पे। तो सर मैंने ये वाली चीज़ें सीखी है। और मेरा थोड़ा, मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मेरा वो थोड़ा वीक पॉइंट है। तो अभी सर मुझे साइंस पे काम करना है, क्योंकि साइंस है हमारे 90 मार्क्स की, मेंस में एक पेपर है साइंस का। तो सर मुझे उस पर काम करना है। और 4th पेपर होता है हिंदी इंग्लिश का। मेरी इंग्लिश भी जैसे ग्रामीण एरिया से आते हैं, तो इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो वो 80 मार्क्स का वो है। तो मुझे ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है, ताकि मैं अगली बार आपको आरएस की सिलेक्शन के बाद में आपको इंटरव्यू दे सकूँ। तो मैम जैसे आगे ये जान सकते हैं कि जो काफ़ी युवा तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स के ले लो, आप आरएस के ले लो, पटवारी, वीडियो, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे कि कैसे अपनी तैयारी को रखें, किस प्रकार नोट्स बनाएं, कैसे पढ़े वो, एक बार बता दें। जी सर, सबसे मेन बात ये है, जब भी कोई कंपटीशन की तैयारी करता है ना, तो वो उसको जो भी चीज़ें बताते हैं ना कि आप ये गाइड ले लो, ये बुक ले लो, तो सर वो स्टूडेंट कंफ्यूज बहुत रहता है, वो सारी बुक्स ले आता है। लेकिन सर सारी बुक्स अपने को नहीं पढ़नी होती। जब भी कोई तैयारी करते हैं ना, तो सबसे मेन बात ये है कि क्या नहीं पढ़ना, उसमें से छांट के सिलेबस साथ में रखो, और सिलेबस में जो भी पॉइंट दे रखे ना, अपने को सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि अपने को पीएचडी नहीं करनी। अपने को सीखना इतना भी नहीं ज्ञानी होना है कि अपन एग्जामिनर को ही पढ़ा दें, इतना ज्ञान वहाँ पे नहीं चाहिए होता। अपने को सिर्फ पेपर पास करना है और अपने को सिलेक्शन लेना है। तो अपने को जो भी सिलेबस है, उसके पॉइंट टू द पॉइंट आपको जहाँ से भी आपको जो भी लगे, ऑथेंटिक बुक, गाइड तो मैं कभी प्रीफर नहीं करूँगी, कोई भी आप ऑथेंटिक बुक लो। ज्योग्राफी, आपका जो भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, कोई भी एक ऑथेंटिक बुक, आप एक बुक ले लो और एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ो, बजाय 10 बुक्स पढ़ने के। और सर वो धीरे धीरे आप जब उस लाइन में जाओगे, तो आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलती जाएगी कि हाँ अपन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मैम जैसे राजस्थान की जो महिला साक्षरता है वो सबसे कम है, यहाँ पे महिलाओं को जो पढ़ाना लिखाना, बाहर भेजना, ये सबसे कम है। तो आप उन महिलाओं को, उन गर्ल्स को क्या कहना चाहोगे, वो कैसे अपनी तैयारी करें, कैसे अपने परिवार के हिसाब से भी रख के अपने स्टडी को कैसे प्लान करें? जी सर, पहले का टाइम अलग था, पहले इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी और लोग डरते थे थोड़ा बाहर भेजने से, या फिर इन सारी चीज़ों में जल्दी शादी कर देते थे। बट आजकल के सर पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव होते हैं, और आप उनको खुश रख के, अगर आप वो बाहर चलो नहीं भेजना चाहते, उनका एक डर है कि आप बाहर नहीं, तो आजकल तो सर ऑनलाइन हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होती है, आप घर पे बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हो। घर के अगर आपके पास काम है, सारी चीज़ें मैनेज करनी है,
तो सर ये चीज़ें तो ये है कि आपको जॉब लगने के बाद में ये चीज़ें तो आपको मैनेज करनी पड़ेगी। तो आप जो टाइम है 24 आवर्स का, आप घर के काम भी मैनेज कर लो, बाकी चीज़ें भी आप अगर टाइम टेबल बनाओगे और एक रूटीन से चलोगे तो सर पढ़ाई इजीली मैनेज हो जाएगी उनकी भी। और मैम जैसे आपका आदर्श ऐसा कौन है जिसने आपको हमेशा मोटिवेशन किया है, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? जी सर, ऐसा तो मैं किसी एक का तो नाम नहीं ले सकती। सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत तो मेरे मम्मी पापा है। उनको देख के मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानी। सेकंड सर, जहाँ से मैंने स्कूल किया है 10th तक, वहाँ पे है SKG सरेग। वो हमेशा उन्होंने मेरे को हमेशा गाइड किया है। मेरे को 10th के बाद में कौन से स्कूल में जाना है वो उन्होंने बताया। फिर उसके बाद में मेरा उन्होंने खुद ने कॉलेज में एडमिशन करवा दिया कि नहीं, इसको महारानी कॉलेज में भेजना है, वहाँ पे एडमिशन करवाया। उसके बाद में कि हाँ बेटा आपको RS की तैयारी करना, उन्होंने हर कदम पे मेरे को मोटिवेट किया है। तो सबसे बड़ा तो वही है मोटिवेशनल। और उसके बाद में जैसे मैं जहाँ पे भी गई, मेरे को हमेशा अच्छे लोग मिले हैं। जैसे मैं जयपुर में फिर मैंने कोचिंग शुरू करी तो रतन बिश्नोई सर, जहाँ पे मैं काम करती थी लोकेश चौधरी सर, मेरा फ्रेंड सर्कल जो भी है, जो भी मित्र है, उन्होंने कभी मतलब लड़के दोस्त है लड़कियां दोस्त है, उन्होंने कभी डिमोटिवेट नहीं किया कि कोई बात नहीं चंद्रकांता, आज नहीं अगली बार में हो जाएगा। तो ये सर मेरा जो भी मेरे को जो भी कॉन्टेक्ट में है ना सर, सभी मेरे प्रेरणा स्रोत है। और मैम जैसे लास्ट में युवाओं के लिए जो एक्सपीरियंस देख रहे हैं तो उनको कोई एक मोटिवेशन लाइन कहना चाहते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी में भी आप बताना चाहो, बता सकते हो। कोई सुविचार हो, मोटिवेशन लाइन हो, या वैसे सिंपल बात हो, वैसे कोई भी आप कह सकते हो। जी, मैं सिर्फ इनको यही कहना चाहती हूँ कि देखो, प्रयास करते रहो। आपके रास्ते में मुश्किलें भी आएगी, आपको बहुत लोग गिराने वाले भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप अडिग हो अपने लक्ष्य के लिए और आपने ठान लिया कि हाँ मेरे को ये करना है, तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप उस लक्ष्य को आप पालोगे। मैंने बताया कि लगातार अपने जो प्रयास वो करते रहे, अडिग रहे अपने लक्ष्य पे, टाइम का विशेष ध्यान रखें। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से मैम को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। जी थैंक यू सर। और मैम को वीडियो बने पर हार्दिक बधाई, और इनका जो RS बनने का जो सपना है वो जरूर पूरा हो, तो फिर से मैं इनका इंटरव्यू ले सकूँ। और इन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है अपने को, इनके लिए फिर से धन्यवाद इनको। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, यदि अभी तक भी यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़े बटन में सर्च कीजिए, लाइक कीजिए। और एक और चीज़ है कि जैसे काफ़ी जो सक्सेस स्टोरी है वो अभी तक मेरे पास आई नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे जो भी व्यक्ति है, जो भी सफल है इंसान है, उनके नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस दे सकते हैं। धन्यवाद।